Hello and welcome to my channel. So this is Divya. In today's video I will explain about ecotone and ecological niche. तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इकोसिस्टम। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, शंकर आईएएस का फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी। तो उसके हमने कुछ पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आने वाले जो पार्ट हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे इकोटोन एंड इकोलॉजिकल निश। तो अभी तक हमने पढ़ा था बेसिकली जो इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे एक वो यूनिक एक तरह से जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट की। तो आज हम जो इकोसिस्टम की जो बाउंड्रीज होती हैं उस जोन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन को इकोटोन। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली इकोटोन। तो इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। मीन्स जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं उसका जो जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे वो दोनों ओवरलैप या जो दोनों मिक्स करते हैं, तो उस जोन को क्या बोलते हैं, इकोटोन। तो अगर सपोज करिए ये दो डाइवर्स इकोसिस्टम है, मीन्स ये डिफरेंट है, ये आर्टिफिशियल है और ये फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ हमको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़, बट इन दोनों का जो बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, जंक्शन है, मीन्स जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोटोन। तो अगर बात करेंगे इकोटोन, तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे जो मेन के थ्रू लगाई गई हैं, यहाँ पे नेचुरल है, लाइक मैपल और डगलस फर। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्चर्ड, मीन्स आपको जो गार्डन में देखने को मिलेंगे प्लांट्स वो सब, एंड इंग्लिश आईवी ये सब। तो यहाँ पे अगर बीच वाली जोन में आपको क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी नेचुरली, लाइक बीच, एल्डर। और इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी, लैंडस्केप मतलब इससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। तो अगर यहाँ पे हमने एक फैक्ट ये समझा कि जो इकोटोन है वो दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है, जंक्शन है, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डाइवर्स होता है। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है इकोटोन जो इकोटोन वाला एरिया है उसमें। तो यहाँ तक हमने देखा इकोटोन। देन नेक्स्ट में देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये इट मे बी ए नैरो और क्वाइट वाइड। मीन्स ये नैरो भी हो सकती है और वाइड भी हो सकती है। सपोज करिए ये जो जोन है यहाँ पे ये वाइड भी हो सकती है और नैरो भी हो सकती है। और इसके बाद देखेंगे कि ये इट हैज़ द कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। इसमें क्या है कि जो एडजेसेंट इकोसिस्टम है उनके इंटरमीडिएट कंडीशन होंगे। मीन्स कुछ फीचर इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के, अगर सपोज करिए दो इकोसिस्टम है, इधर कोई भी, जैसे अगर हम बात करें कुछ इकोसिस्टम्स की, इकोटोन्स की, तो ये हो सकते हैं एस्चुरीज हो सकती हैं जो सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में मिलती हैं, या आप देख सकते हैं जो ग्रासलैंड होते हैं। तो ये क्या होता है, इधर फॉरेस्ट होता है और इधर डेजर्ट होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे इकोटोन ग्रासलैंड हो गया। देन आप मैनग्रोव फॉरेस्ट रह सकते हैं कि इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, इधर कोस्टल इकोसिस्टम होता है, बीच में क्या होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन जोन होते हैं, उसमें कुछ फीचर आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मिलेंगे और कुछ कोस्टल इकोसिस्टम के, और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इट शोज द इंटरमीडिएट कंडीशन टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। मीन्स दोनों इकोसिस्टम का मिक्सचर होगा एक तरह से ये। और एक क्या होगी, जोन ऑफ टेंशन। मीन्स अगर सपोज करिए दो पर्टिकुलर डिफरेंट इकोसिस्टम जहाँ पे मर्ज होंगे तो एक तरह की टेंशन जोन वो क्रिएट हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ टेंशन। Then it is a linear as show progressive increase in species composition of one coming community and simultaneously decrease in species of other outgoing adjacent community। अब इसको कैसे समझेंगे, सपोज करिए कोई स्पीशीज़ है, कोई मीन्स कोई भी हो सकता है, मैं प्लांट और एनिमल, वो इस पर्टिकुलर इस एरिया का है, मीन्स इस इकोसिस्टम का है। तो वो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगा, बिकॉज उसके सर्वाइवल के लिए जो मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशन किस में होंगी, इसमें। तो एक पहले प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगा, देन साइमल्टेनियसली जैसे वो ट्रांजिशन जोन के बाद अगर दूसरे इकोसिस्टम में जाएंगे तो वो साइमल्टेनियसली उसका डिक्रीज देखने को मिलेगा।
तो इसको इस फिर अगर इस जो कुछ स्पीशीज इस इकोसिस्टम के होंगे जिनमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगा, देन इको जब ये इकोटोन में जाएंगे उसके बाद प्रोग्रेसिव डिक्रीज देखने को मिलेगा। मींस कोई भी स्पीशीज जो इसकी है वो इसी में हमको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, और जो इस इकोसिस्टम की है वो इसमें देखने को मिलेगी, और बट कुछ डिफरेंट स्पीशीज हमें इकोटोन जोन में देखने को मिलेंगी। इसके बाद हमने देखा कि ये किस तरह से प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है स्पीशीज का। देन उसके बाद देखेंगे वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन some organism which are entirely different from that of एडजॉइनिंग कम्युनिटी। अभी बात की थी जो इकोटोन में क्या होगा कि वो दोनों जो इकोसिस्टम से डिफरेंट स्पीशीज होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, एज स्पीशीज। Then sometimes the number of species and the population of density of some species is much greater in the zone that either community. दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। अब इसमें हमें कुछ इफेक्ट हैं और कुछ एक तरह से टर्म्स हैं जो क्लियर होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा कि कुछ स्पीशीज़ जो सिर्फ इसी जोन में मिलेंगी, मीन्स सिर्फ इकोटोन में देखने को मिलेंगी, उनको क्या कहते हैं, एज स्पीशीज़। और इसको साथ में इको टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इको टाइप। जो पर्टिकुलर इकोटोन में स्पीशीज मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, इको टाइप। देन इसके बाद जो स्पीशीज, अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो इकोटोन में बहुत ज़्यादा डाइवर्स, मीन्स वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं, तो उन स्पीशीज के वजह से उस इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। तो यहाँ तक हमने क्लियर किया कि इकोटोन क्या है बेसिकली। देन एज स्पीशीज विच ऑकर्स प्राइमरली एट मोस्ट अबेंडेंट इन द जोन नोन एज स्पीशीज। अगर ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात करें तो ये मोस्टली कौन सी स्पीशीज होती हैं, बर्ड्स होती हैं। मीन्स जो आपको इकोटोन मिलेगा उसमें कहाँ मैक्सिमम जो नंबर्स होगा, पॉपुलेशन, वो कौन सी स्पीशीज जो फेमस हैं, जो बर्ड्स होती हैं वहाँ की एज स्पीशीज, और उनको क्या बोल सकते हैं, इको टाइप। अब सपोज करिए यहाँ पे अगर हम ग्रासलैंड का एग्जांपल देखें तो इसमें अगर इस पिक के थ्रू समझें तो ये कुछ ग्रासलैंड किस किस के बीच में होता है, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या पोन्शिया, नागफनी के कुछ प्लांट्स हैं, और इधर क्या है, फॉरेस्ट के कुछ पार्ट हैं। और ये कुछ कुछ फीचर जो एनिमल हैं वो किसके देखने को मिल रहे हैं, जो ग्रासलैंड में होते हैं। कुछ ये अब सपोज करिए बहुत सारा ये टेरेस्ट्रियल रेट है यहाँ पे, जिसमें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को बहुत एक तरह से कम वाटर के साथ सरवाइव कर जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ में एक तरह से मिक्सअप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एज स्पीशीज़ क्या होती हैं, मोस्टली बर्ड्स होती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी इन्हीं की मिलेगी। और ये मिक्स हैबिटाट होता है बिकॉज इसमें आपको किस किस के फीचर मिलेंगे, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट दोनों के। और ये डिफरेंट इकोटोन में डिफरेंट स्पीशीज एज स्पीशीज हो सकते हैं, ये नहीं है कि ये एज स्पीशीज फिक्स होते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि बेसिकली जो इकोटोन क्या होता है, और उसमें जो हमें मेजर जो टर्म याद रखने हैं वो इकोटोन ट्रांजिशन जोन होता है, जंक्शन होता है दो इकोसिस्टम का। और जो इकोटोन को जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है, देन प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है किसी भी एक कम्युनिटी या ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम से जब दूसरे इकोसिस्टम में जाते हैं। देन उसके बाद हमने देखेंगे कि जो स्पीशीज़ होते हैं इनको इको टाइप भी बोलते हैं। और इसके साथ इसमें जो रहता है कि जो स्पीशीज़ मैक्सिमम मिलते हैं इस एरिया में उनको एज ए स्पीशीज़ बोलते हैं, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। तो होप ये आपको अच्छे से याद हुआ होगा। इसके बाद हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, इकोलॉजिकल निश। तो बेसिकली जो इकोलॉजिकल अब निश की बात करें तो ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का यूनिक फंक्शनल रोल होता है किसी भी इकोसिस्टम में। क्या होता है, यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीशीज इन अ इकोसिस्टम। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट ए स्पीशीज नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस।
मीन्स एक निस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का फंक्शनल रोल होता है और एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ हेल्दी रह सके और इजीली रिप्रोड्यूस कर सके और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। तो अभी बात करते हैं कि ये निस हैबिटाट और निस में क्या डिफरेंस है, बिकॉज इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको हम क्लियर करेंगे सबसे पहले। अगर हैबिटाट की बात करें तो एक एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ मीन्स एक कोई ऑर्गेनिज्म या किसी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इंक्लूड क्या क्या होता है इसमें, सारे लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर जो साथ में, अब मीन्स एक तरह से जो उसका एडजेसेंट सराउंडिंग्स है, इन्वायरमेंट है, वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, हैबिटाट में। कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, लाइक मी, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे जो सराउंडिंग्स में जो जो सपोज करिए ये बोर्ड है, ये नॉन लिविंग है, वाटर है, लिविंग में भी अभी मैं अकेले हूँ, या बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, तो ये मेरा हैबिटाट हुआ। और जो मैं पढ़ा रही हूँ मीन्स अपने सर्वाइवल के लिए, जो भी मेरा यूनिक फंक्शनल रोल क्या है कि यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा निस हो गया। और जहाँ पे मैं एक तरह से खड़ी होके एकदम पढ़ा रही हूँ जिस पर्टिकुलर स्टूडियो में, ये मेरा हैबिटाट हो गया। आप इसको ऐसे अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। देन हैबिटाट के साथ एक माइक्रो हैबिटाट भी हम अच्छे से समझेंगे कि एक माइक्रो हैबिटाट एक टर्म है फॉर द कंडीशंस एंड ऑर्गेनिज्म इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द प्लांट और एनिमल। मीन्स कोई भी एनिमल या स्पीशीज़ है जो एक उसका बड़ी सराउंडिंग होती है और एक बिल्कुल एडजेसेंट मीन्स बिल्कुल पास वाला, और एक हैबिटाट एक वाइड एरिया को हम बोल सकते हैं। कि सपोज करिए यहाँ पे ये एक आंट है और ये एक वुड को एक तरह से खा रही है, उसको डिकम्पोज कर रही है, तो इसका माइक्रो हैबिटाट एक वुड हो गया। बट अगर इसका हैबिटाट देखें तो ये फॉरेस्ट एरिया हो गया। मीन्स जो छोटा, जो उसके ज़्यादा सराउंडिंग, मीन्स जो सबसे ज़्यादा करीब है वो माइक्रो हैबिटाट, और जो उसकी सराउंडिंग्स को कवर करे हुए है उसको क्या बोलेंगे, हैबिटाट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि इकोलॉजिकल निश क्या होता है, देन हैबिटाट को उसके उसके साथ कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और माइक्रो हैबिटाट क्या होता है। तो अगर यहाँ पे निस को अगर और ज़्यादा डिटेल में देखें तो यहाँ तक क्या देखा हमने कि जो एक बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो उसके सराउंडिंग्स में होते हैं और उसको यूनिक फंक्शनल रोल करने के लिए उसको एक तरह से कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल निश। देन एक एक अब यहाँ पे बात करें कि क्या ये एरिया सब के एक यूनिक होता है स्पीशीज़ के लिए, दो स्पीशीज़ सेम भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अगर दो स्पीशीज़ सेम निस अगर वो मीन्स होता है तो उन पे क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली जो इकोलॉजिकल निश है वो हर स्पीशीज़ का डिफरेंट होता है। अगर हम इस पिक्चर्स के थ्रू देखें, यहाँ पे एक ट्री है और ट्री पे ये तीन स्पीशीज़ सर्वाइव कर रहे हैं, पैरट, हनी बी एंड स्क्वेरल। तो इनका जो हैबिटाट तो सेम है, बट इनका इकोलॉजिकल निश कैसे डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे से। तो अगर इनकी फूड हैबिट देखें कि जो स्क्वेरल है वो क्या खाती है, पीनट्स, मींस एक तरह से जो बहुत सारे सीड वगैरह वो इनको कंजप्शन करती है, और कहाँ पे रहती है, प्लांट के जो बॉटम पार्ट पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन सेकंड वन इज़ बी, ये किस पे सरवाइव करती है, फ्लावर्स पे। ये क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है हनी के प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज आपने देखा होगा कि हनी प्रोड्यूस करते हैं हनी बी, और इसके साथ ही पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं प्लांट के। तो इनका निस कहाँ हो गया, फ्लावर। और स्क्वायरल का कहाँ हो गया, जो बॉटम पार्ट है प्लांट का। अगर बात करें पैरट की तो ये कहाँ, इनका रिप्रोडक्शन आपको नेस्ट में देखने को मिलेगा, और वो कहाँ पे बनाते हैं ये, या तो ये एक तरह से जो स्टेम को बहुत ज़्यादा इसमें पेनिट्रेशन करके बनाते हैं, या ब्रांचेस पे अपने नेस्ट बनाते हैं। तो इसका जो इकोलॉजिकल निश कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रांचेस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैबिटाट सेम है, ट्री है, बट इसके निस कहाँ कहाँ है। एक का आपको नेस्ट में देखने को मिलेगा, मीन्स ब्रांचेस में। देन सेकंड का कहाँ पे मिलेगा, फ्लावर में। देन थर्ड का कहाँ पे मिलेगा, बॉटम ऑफ द प्लांट। तो होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन अगर बात करें इसके बाद कि अगर किसी भी स्पीशीज़ को हमें कंजर्व करना है, अगर कोई भी स्पीशीज़ का अगर
अगर आप एक जगह से उसको ट्रांसलोकेट करना चाहते हैं, जैसे अपनी गवर्नमेंट ने भी टाइगर का किया है, तो उसको कंजर्व करने के लिए उसको इकोलॉजिकल निश को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये सारी किसको इंक्लूड करके बनाया होता है, इसके बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स को देख के। तो इससे क्या होगा कि उसको जो जो उसके इजी सर्वाइवल के लिए, मीन्स उसको हेल्दी रहने के लिए जो जो कंडीशंस होती हैं वो इकोलॉजिकल निश के अंडर हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद देखा हमने कि ये कैसे कंजर्वेशन में हेल्प करता है, इकोलॉजिकल निश, हैबिटाट क्या होता है और इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हैबिटाट से। तो इसको हम अगर बात करें, यहाँ पे हमने लास्ट में देखा था 3 डिफरेंट स्पीशीज़ का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेम स्पीशीज़ में कैसे डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल निश होते हैं। सपोज करिए कोई एक ट्री है ये, और उस पर 3 बर्ड हैं। एक बर्ड यहाँ पे आपको बॉटम पे, देन सेकंड वन कहाँ पे सरवाइव कर रही है, ट्रंक पे, मींस जो मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड थर्ड वन कहाँ पे सरवाइव कर रही है, ब्रांचेस पर, जैसे अभी पैरट के बारे में देखा था। तो अगर फर्स्ट वन क्या कर रहा है कि जो फ्रूट फॉल हो रहा है, मीन्स इस ट्री से जो भी फ्रूट गिर रहे हैं उसको वो एक जो बॉटम पे बर्ड सरवाइव कर रही है वो ईट कर रही है, और सेकंड वन किससे अपना जो सर्वाइवल किससे कर रही है, वुड पिकिंग से। तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, मिडिल पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड थर्ड वन इज ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रांचेस पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों जो ट्री है इनका हैबिटाट क्या है, सेम है, मीन्स ट्री ही है। अगर बात करें निस का, तो एक का बॉटम है, देन सेकंड वन का कहाँ पे है, ट्रंक मीन्स स्टेम है, और थर्ड वन का कहाँ पे, ब्रांचेस में। तो ये यहाँ पे हमने डिटेल में देखा कि कैसे हैबिटाट और निश को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेम स्पीशीज़ में भी और डिफरेंट स्पीशीज़ में भी। देन इसके बाद देखेंगे कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद फाइनल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फिजिकल स्पेस को हैबिटाट बोलते हैं और फंक्शनल स्पेस को निस बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा ब्रीफ डेफिनेशन यही हो सकती है, इससे ज़्यादा ब्रीफ नहीं हो सकता। इसके बाद देखेंगे कि बेसिकली जो निश है इनके टाइप क्या क्या है। तो सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं, 3। सबसे पहला कौन सा है, हैबिटाट निश, सेकंड वन इज ट्रॉफिक निश, एंड थर्ड वन इज मल्टी डायमेंशनल निश। अब जो मल्टी डायमेंशनल जो निश है वो किसका कंबाइन फॉर्म है, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश का। मीन्स जो मेजरली 3 टाइप हैं और उसके जो मल्टी डायमेंशनल निश के 2 सब पार्ट हैं, फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश। तो अगर यहाँ पे अगर हम हैबिटाट निश की बात करें, तो एक फिजिकल एरिया जो भी किसी भी स्पीशीज़ का हैबिटाट होता है, मींस वो स्पीशीज़ ऑक्यूपाई करती है, जो उसका फिजिकल स्पेस होता है, तो उसकी स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं, हैबिटाट निश। देन ट्रॉफिक निश। अब ट्रॉफिक निश को हम कैसे, ट्रॉफिक निश के साथ हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल डिस्क्राइब करता है, मींस कोई भी अगर स्पीशीज़ है तो वो किस लेवल पर प्रेजेंट है, ट्रॉफिक लेवल के, मीन्स ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ओमनीवोर है, तो वो सब वो किसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रॉफिक निश की हेल्प से। तो ये एक तरह से ट्रॉफिक लेवल डिसाइड करती है किसी भी स्पीशीज़ का। देन इसके बाद किसी भी मीन्स फूड चेन या इकोलॉजिकल फूड चेन में अगर उसका इकोलॉजिकल निश, जो इकोलॉजिकल निश डिसाइड कर मीन्स उसका कौन सा ट्रॉफिक लेवल है किसी भी स्पीशीज़ का, वो हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, ट्रॉफिक निश। तो इसके बाद देखेंगे मल्टी डायमेंशनल निश। तो मल्टी डायमेंशनल जो निश है वो मल्टी डायमेंशनल टाइप का होता है, मीन्स इसमें क्या देखते हैं कि कोई भी स्पीशीज़ है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, मीन्स अभी देखा कि एक ट्री पे 3 बर्ड रह रही हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट वार्ड पे वो सर्वाइव कर रही हैं, बट वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल निश। देन अगर रियलाइज्ड निश, अगर सपोज करिए जहाँ अगर ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे एक साथ रह रहे हैं बट कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे के सर्वाइवल को इम्पैक्ट नहीं डाले हैं, तो ये कौन सा, फंडामेंटल निश। अगर सपोज करिए ये जो बॉटम पे रह रही थी बट इसको कॉम्पीट करने के लिए अगर 50 और वर्ड्स आ जाएं सपोज करिए, तो इसका जो रिसोर्स है उस पर एक तरह से बर्डन आ जाएगा,
तो इससे क्या होगा कि एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस को हम किस में पढ़ते हैं, रियलाइज्ड निश में। और जहाँ पे कुछ कोई कंपटीशन नहीं है, एब्सेंट है कंपटीशन, वो कौन सा है, फंडामेंटल निश। होप आपको इसके टाइप क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 स्पीशीज हैं। जब तक यहाँ पे अगर हम ये फंडामेंटल और रियलाइज्डनेस को अगर डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पे क्या है कि कोई स्पीशीज है, 3 स्पीशीज हैं। येलो पार्ट पे सरवाइव कर रही है, रेड बर्ड रेड पार्ट पे, एंड ब्लू बर्ड जो लोअर ब्रांचेस ट्रंक पे सरवाइव कर रही है। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट पे सरवाइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो कितना है, 0। तो यहाँ पे कौन सा निश हो गया, फंडामेंटल। और इसको क्या बोलते हैं, होल ट्री। मतलब इसको होल ट्री, पूरे ट्री के साथ हम स्टडी करेंगे। देन रियलाइज्ड निश में क्या देखते हैं, स्पेसिफिक एलिवेशन। मींस कि कोई स्पीशीज कब हार्म हो रही है, कि अगर कोई स्पीशीज एक्स्ट्रा स्पीशीज यहाँ पे आके सर्वाइवल करने लग जाए, मींस अपना निश यहाँ पे वो क्रिएट कर लें या यहाँ पे क्रिएट कर लें, तो फिर उसके साथ हम जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे जहाँ भी वो हैम्पर हो रहा है दूसरे का सर्वाइवल, वहाँ पे स्टडी करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, रियलाइज्डनेस। होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ तक हमने देखे थे टाइप्स। अब यहाँ अगर जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर निस ओवरलैप हो जाए 2 स्पीशीज का, तो तब कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि निस ओवरलैप क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर 2 स्पीशीज का सेम निश हो जाए, मीन्स जो फंक्शनल जो रोल जो एरिया है वो सेम हो जाए, तो उससे क्या होगा, निश ओवरलैप हो जाएगा। मीन्स 2 स्पीशीज हैं, अगर दो उनका निश ओवरलैप हो जाएगा, तो उससे क्या क्या उनके रिसोर्स पे और उनके सर्वाइवल पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम देखेंगे। और इससे हम कैसे बच सकते हैं वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए थे गॉस, उन्होंने लॉ दिया था कि कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये कौन सा रूल दिया था, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिशन इन केस ऑफ सेम निश ऑफ 2 स्पीशीज विल लीड टू द एक्सक्लूजन ऑफ वन फ्रॉम द डेट निश। मीन्स सपोज करिए कि यहाँ पे 2 स्पीशीज, एक स्पीशीज कोई सर्वाइव कर रहा था किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे, और उस पर दूसरा आके सर्वाइव करने लग जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे एक को आउट होना पड़ता है। मीन्स वहाँ पे लास्ट में एक ही स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगा। मीन्स एक तरह से यहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का भी, डार्विन का हम जो रूल है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फिटेस्ट होगा फाइनली वही सर्वाइव कर पाएगा और एक्सक्लूजन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम डार्विन फिंचेस के थ्रू देखेंगे, जो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि इक्वल जो ओवरलैप क्या होता है निस्का, और कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगर यहाँ पे देखें कि जो नीड्स ओवरलैप से के में जो कौन कौन सी इम्पैक्ट जो आए थे कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन के, और सेकंड क्या हो सकता है, निस ओवरलैप इज रिड्यूस्ड बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग। मीन्स यहाँ पे देखा कि सबसे पहले कि कोई आ जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, एक को जाना पड़ेगा। बट अगर अगर कोई आया है तो साथ में भी रह सकते हैं, तो वो क्या होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। मीन्स अगर जो कोई स्पीशीज अपने रिसोर्स को पार्टीशन कर ले उसका, या कुछ अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर ले उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या होगा कि दोनों स्पीशीज का सर्वाइवल हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन क्या है, जो इम्पैक्ट है निस ओवरलैप का, और इसको इससे कैसे बचा जा सकता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग के थ्रू। तो इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो डार्विन फिंचेस का है। डार्विन एक तरह से जो फिंच क्या है, बर्ड। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट, ये बर्ड सेम स्पीशीज है, एक फिंच है, मींस फिंच एक बर्ड है। और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं उनके, किसके बेस पे, जो इसकी बीक है, मींस चोंच के बेस पे। तो अब ये कैसे इवॉल्व हुए, ये सब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम निस ओवरलैप से बच सकते हैं रिसोर्स पार्टनरशिप के थ्रू। तो यहाँ पे अगर देखें, जो एक साइंटिस्ट हुए थे,
डार्विन। तो उन्होंने क्या देखा था, बेसिकली उन्होंने थ्योरी दी थी स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मीन्स क्या हो गया कि होता है कि कोई भी स्पीशीज़ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो जब उन्होंने ये इवॉल्व किया था तब क्या मानते थे सब लोग कि गॉड क्रिएट करता है सारी स्पीशीज़। मीन्स अगर कोई चेंज भी हो रहा है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो तब भी ऐसा बिलीव था लोगों का कि वो सब क्या हो रहा है कि गॉड की क्रिएशन है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। तो इनिशियली वहाँ पे सिर्फ एक बर्ड थी, देन उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स आए तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्या हुआ कि रिसोर्स सेम था बट वहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो इसके बाद उन्होंने क्या देखा कि इनके बीक में मॉडिफिकेशन शुरू हो गया और ये मल्टीपल ब्रांच में इस तरह के एडेप्टेशन, कोई इंसेक्ट ईटर बन गई, कोई कैक्टस ईटर बन गई, कोई सीड ईटर बन गई, कोई फ्रूट ईटर बन गई। तो इसके बेस पे जैसे प्रॉबिंग बिल्स, जो बिल्स एक तरह से जो बीक है उसी को ही बिल बोलते हैं, चोंच को। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे स्मॉल ग्राउंड, मीडियम ग्राउंड, डिफरेंट लार्ज ग्राउंड। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने का मीन्स ये है कि रिसोर्स सेम थे, मीन्स जो भी वहाँ पे कंडीशंस की सारी अगर इंसेक्ट पे ही बेस्ड होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो कोई भी किसी बहुत कम ही रेयर ही बचते, बिकॉज उतना सर्वाइवल रेट नहीं हो पाता उनका। बिकॉज एक टाइम पे के बाद क्या होगा कि रिसोर्स का कॉन्स्टेंट होना शुरू हो जाता है, मीन्स उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो इसको अगर ह्यूमन में भी देखें तो माल्थस का प्रिंसिपल आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डार्विन फिंचेस की। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपना जो सर्वाइवल जिस पे डिपेंड करते थे फूड हैबिट्स को चेंज करके वहाँ पे वो एग्जिस्टेंस हो गया, मीन्स मल्टीपल स्पीशीज़ का। तो इसी से हम देख सकते हैं कि कितना मतलब कैसे इसको हम जो निस ओवरलैप से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। होप ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि इकोटोन क्या होता है, जंक्शन होता है दो इकोसिस्टम का, एज स्पीशीज़ क्या होते हैं जो उस टेंशन जोन में, मीन्स जंक्शंस में जो स्पीशीज़ मिलते हैं। देन जो स्पीशीज़ ज़्यादा मिलते हैं तो उस वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। जो डाइवर्स एरिया होता है, मीन्स जो जंक्शन जोन होती है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, जो इकोटोन एरिया होता है। तो वो वाले इम्पैक्ट को क्या कहते हैं, एज इफेक्ट। और जो वहाँ पे मिलती हैं उनको एज स्पीशीज़ और इको टाइप भी बोलते हैं। देन इसके बाद हमने इकोलॉजिकल निश और हैबिटाट में डिफरेंशिएट किया, उसके टाइप्स देखे और डार्विन फिंचेस के एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि निश ओवरलैप से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो होप है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।